नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपनी लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड क्लासेस चल रही है। उसके अंदर अपन ने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। फिर उसके बाद में जो अपनी नेक्स्ट विधि है वो अपन देखें। तो इसके अंदर फिज़न को अपन बोलते हैं विलीयकरण। तो जैसे आप इसके नाम से ही समझ सकते हो कि विलीयकरण का मतलब क्या हो गया कि एक विलियन है, विलियन के अंदर जो है अपन विलियन क्या होता है कि जैसे मान लो विलियन मतलब अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझो तो एक जो मिश्रण है, घोल है, उसको अपन विलियन बोलते हैं। तो जैसे कि आप एक पानी और चीनी का मिश्रण होता है, उसी तरह से ये सब्जेक्ट बनता है। तो फिज़न या विलीयकरण के अंदर अपन देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जब इस प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक मुख्य विषय मिलते हैं और प्रत्येक विषय अपनी पृथकता खो देता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि 2 सब्जेक्ट मिलते हैं विलीयकरण के अंदर, फिज़न के अंदर 2 सब्जेक्ट मिलते हैं और जो उनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो उनकी इंडिविजुअल पहचान होती है, वो उसको खो देते हैं। उनके मिलने से एक नए सब्जेक्ट का निर्माण होता है। और जैसे कि आप उस नए सब्जेक्ट से उन दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स को नहीं बना सकते हो फिर। तो इसके अंदर इनका क्या है, विलियन बन जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो बायोलॉजी है और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के आपस में मिलने से बायोकेमिस्ट्री का निर्माण होगा, लेकिन बायोकेमिस्ट्री से आप वापस से बायोलॉजी या केमिस्ट्री को नहीं बना सकते हो। तो ये आपस में एक विलियन बन जाता है, इससे नए सब्जेक्ट का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में आप देखोगे जूलॉजी और अपना देखिए फिजिक्स, तो इसमें बनता है जियो फिजिक्स। तो जियो फिजिक्स जो सब्जेक्ट होता है वो अपना एक नया ही सब्जेक्ट बन जाता है। तो इन सब्जेक्ट्स का निर्माण होता है अपना फिज़न या विलीयकरण विधि से। तो आपको ये एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं और इनको अच्छे से समझ में भी आपको आ गए होंगे कि जो अपना बायोकेमिस्ट्री होता है, बायोफिजिक्स होता है, या फिर जियो फिजिक्स हो गया अपना। तो ये सब क्या होते हैं कि 2 सब्जेक्ट्स के मिलने से एक नए सब्जेक्ट्स का निर्माण होता है। जैसे कि एक विलियन होता है, जैसे मान लो पानी और चीनी को अपन मिला देंगे तो उससे अपने मीठे पानी का निर्माण हो जाएगा एक तरह से। तो वो अपन उसको अलग नहीं कर सकते, चीनी और पानी को। तो उसी तरह से इसके अंदर होता है विलीयकरण के अंदर, फिज़न के अंदर। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड के ऊपर, जो है आशवन को अपन इंग्लिश के अंदर डिस्टिलेशन कहते हैं। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, आशवन अर्थात किसी मिश्रण का शुद्धिकरण। इस प्रक्रिया से एक शुद्ध पदार्थ या विषय को प्राप्त किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक, कि प्योर सब्जेक्ट होता है जिसका निर्माण किससे होता है। तो आपको इसको समझना है अच्छे से कि प्योरिटी आशवन विधि होता है, उसका मतलब ये होता है कि अपन जो एक विलियन है उसमें से अपन जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जो अशुद्धियाँ होती है, उसको अलग करने की विधि आशवन विधि होती है। तो इसके अंदर प्योर सब्जेक्ट का निर्माण होता है। आशवन क्या है, अपनी केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है, केमिस्ट्री की जो एक अपने जो शुद्धिकरण की विधि होती है, उस आशवन विधि होती है एक। तो जो ये एस आर रंगनाथन थे, वो मैथ्स से रिलेटेड थे, तो उन्होंने जो इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है वो लगभग साइंस से रिलेटेड ही है। तो जो आशवन या डिस्टिलेशन विधि होती है, उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से जो प्योर चीज़ें होती है, जैसे कि जो मेथड से रिलेटेड होती है, या फिर या जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, प्योर सब्जेक्ट का निर्माण होता है और किसी भी मिश्रण का शुद्धिकरण करने के लिए उसका आशवन किया जाता है। ये आपने देख लिया। तो इसके अंदर जो होते हैं, जो सब्जेक्ट इसमें बनते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो मेथड से रिलेटेड या फिर जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड इसके अंदर सब्जेक्ट आते हैं। यानी कि जो एक सब्जेक्ट होता है उसका एक बहुत ही स्पेसिफिक कोई चीज़ होती है, उससे रिलेटेड इसके अंदर सब्जेक्ट बनते हैं। जैसे बायोलॉजी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी हो गई, फिर उसके बाद में मैनेजमेंट साइंस हो गई, फिर रिसर्च मैथडोलॉजी हो गई, उसके बाद में अपना फॉरेस्ट्री हो गया, फिर ऑपरेशन रिसर्च हो गया, मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो गया। यानी कि जो टेक्निकल चीज़ें मैनेजमेंट से संबंधित होती है या फिर कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, तो उसके अंदर के सब्जेक्ट इसके अंदर निर्मित होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक ये चीज़ की इसमें प्योर सब्जेक्ट का निर्माण होता है, ये आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। अपन ने अभी तक फिज़न के बारे में पढ़ लिया, फ्यूज़न के बारे में पढ़ लिया और डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ लिया। फिर अपन जो नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट है वो है अपना क्लस्टरिंग को बोला जाता है समूह। तो क्लस्टरिंग के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो क्लस्टरिंग का जो पुराना नाम था, जो रंगनाथन ने क्लस्टरिंग का नाम दिया था, वो था सब्जेक्ट बंडल्स, और फिर नील बैंगन ने इसका नाम चेंज करके क्लस्टरिंग कर दिया। तो इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार के विषय निर्माण पद्धति में कई विषय आपस में गुच्छे की तरह जुड़े रहते हैं, परंतु ये आपस में अलग भी होते हैं। यानी कि
इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो गुच्छे की तरह जुड़े रहते हैं, लेकिन ये जो इनका जो बॉन्ड होता है वो बहुत कमज़ोर बॉन्ड होता है। जब किसी एक प्रक्रिया अथवा तत्व के अध्ययन हेतु विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ एक साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं तो इस विधि को समूहन कहते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके अलग अलग फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, तो उनके साइंटिस्ट क्या होते हैं एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उससे क्लस्टरिंग सब्जेक्ट का निर्माण होता है। जैसे कि अपन बात करें, किसी भी बहुत सारी नॉलेज को अपन एक टर्मिनोलॉजी देते हैं या एक नाम देते हैं तो उसके अंदर क्लस्टरिंग का निर्माण होता है। जैसे आप देखोगे कि अपन जैसे एरिया के हिसाब से देखें तो इंडोलॉजी जो है, इंडोलॉजी के अंदर होता है इंडियन स्टडीज़। यानी कि मान लो आप बहुत सारे कोई सब्जेक्ट्स हैं तो उनको आप एक डायरेक्ट एक नाम देना चाहते हो, तो आप उनको बोल सकते हो कि ये इंडियन स्टडीज़ से रिलेटेड है, तो इनको इंडोलॉजी नाम दे दो आप। जैसे अपने इंडिया के अंदर वेद हो गए, उपनिषद हो गए, तो ये सब चीज़ें इनको अगर अपन डायरेक्ट एक नाम दे तो इंडोलॉजी यानी कि इंडियन स्टडीज़ के बारे में इंडोलॉजी बोल सकते हैं इनको। तो इसके अंदर ऐसा होता है कि आपस में ये वेद, उपनिषद और ये सब चीज़ें बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आपकी आयुर्वेद हो गई और ये जो होम्योपैथी हो गई, ये इंडिया से रिलेटेड ही है। तो ये अपनी अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप इनको डायरेक्ट एक साथ इंडोलॉजी नाम दे सकते हो। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, इनको आप एक साथ नाम तो दे दोगे लेकिन ये आपस में रिलेटेड नहीं है, ये बहुत ही कमज़ोर बंध के साथ में आपस में जुड़े रहते हैं। इनको एक नाम दिया जाता है, जैसे इंडोलॉजी आपने बोल दिया। फिर उसके बाद में सिनोलॉजी यानी कि चाइनीज़ स्टडी है, तो चाइना की जो अलग अलग स्टडीज़ है तो उनको एक साथ में मिला के अपन ने सिनोलॉजी नाम दे दिया, तो उनकी क्लस्टरिंग कर दी। लेकिन क्लस्टरिंग के अंदर ये होता है कि बस एक नाम देते हैं अपन सब्जेक्ट्स को। जैसे कि आप निपोनोलॉजी जो कि जैपनीज़ स्टडीज़ है, तो उन सारी स्टडीज़ को एक साथ नाम दिया जाता है निपोनोलॉजी। फिर गांधीयाना यानी कि गांधी जी के जो सब विचार थे, गांधी जी ने जो अलग अलग विचार, अहिंसा, ये सब चीज़ें जो गांधी जी ने बोली, सत्यता, इन सब के बारे में, तो ये सब विचार आपस में अलग अलग है, लेकिन इनको एक साथ एक रूप देने के लिए गांधी जी ने क्या क्या चीज़ें बोली तो उनको अपन ने एक नाम दे दिया, एक तरह से उनको सब सब्जेक्ट्स का बंडल बना दिया अपन ने। तो ये अपन ने एक साथ इनको गांधीयाना बोल दिया। फिर नेहरू जी के जो विचार थे इनको नेहरूआना बोल दिया। और फिर उसके बाद में अपन डिफेंस साइंसेज, जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है। मान लो कोई एयर डिफेंस से रिलेटेड है, या फिर नेवी के अंदर डिफेंस से रिलेटेड है, या फिर जो अपने आर्मी होती है, आर्मी के डिफेंस से रिलेटेड है, गन से रिलेटेड है। तो ये सब चीज़ों को अपन ने एक साथ क्लस्टरिंग करके एक सब्जेक्ट्स का बंडल बना के अपन ने डिफेंस साइंस एक साथ नाम दे दिया इसको। फिर ओशियन साइंस है, ओशियन के अंदर जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं, जो अलग अलग जीव होते हैं, पानी होता है, वहाँ की कैसी परिस्थितियाँ हैं, कैसी प्रजातियाँ हैं, ये सब अपन सबको एक साथ मिला के ओशियन साइंस बोल देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बहुत अलग अलग स्ट्रीम्स है, तो उन सबको अपन ने एक नाम देने के लिए बस इसमें एक क्लस्टर बना दिया, एक सब्जेक्ट बंडल बना दिया। आपको समझ में आ गया होगा। और इसका पुराना नाम आपको ध्यान रखना है कि क्लस्टरिंग का पुराना नाम सब्जेक्ट बंडल था। फिर अपन बात करते हैं आगे अपना एग्लोमेरेशन, जिसको संचयन बोला जाता है। तो एग्लोमेरेशन को जो पुराना नाम था वो था आंशिक समावेशन या पार्शल कॉम्प्रिहेंशन, इसको रंगनाथन ने नाम दिया था, लेकिन नील मैगन ने इसका नाम चेंज कर दिया। फिर अपन इसकी परिभाषा देखें तो इसमें क्या है, घटकों के बीच में सामंजस्य के बिना इकाइयों को बड़े समूह में एकत्रित करने की प्रक्रिया है। इस तरह के विषय निर्माण की पद्धति में कई मुख्य विषय आपस में मिलकर वृहद स्वरूप वाले विषयों का निर्माण करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे अपन ने सोशल साइंस, जैसे बचपन में आप सोशल साइंस बोलते थे, जब 10th तक अपन पढ़ते थे तो सोशल साइंस बोलते थे सब सब्जेक्ट्स को। लेकिन जब अपन बाद में आगे गए तो अपन को पता लगा कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को एक बंडल के रूप में, मतलब एक साथ पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि ये आपस में, जैसे कि हिस्ट्री है और पॉलिटी है, या फिर अपना ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है, ये आपस में अलग, बहुत ही अलग चीज़ें हैं, लेकिन सबको अपन एक साथ मिला के सोशल साइंसेस बोलते हैं। तो उस तरह से अपन बस पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन, आंशिक समावेशन बना देते हैं सब्जेक्ट्स का। मतलब उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, आपस में कोई संचय सामंजस्य नहीं होता है, बस ऐसे ही वो एक साथ इकट्ठा करके अपन बना देते हैं। जैसे सोशल साइंसेज है और ह्यूमैनिटीज़ है, फिर नेचुरल साइंसेज है, इस तरह से ये एग्लोमेरेशन और संचयन का निर्माण होता है। तो इसके जो एग्जांपल्स है वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो इससे आपको पता ही लग गया कि ये जो अपन ने अभी 5 मेथड्स पढ़े हैं, सबसे पहला फिजन हो गया। फिजन के अंदर अपन ने डाइसेक्शन और डेनुलेशन, 2 तरह के मेथड्स पढ़े। इनसे अपना बेसिक सब्जेक्ट का निर्माण होता है, प्रॉपर जो बेसिक सब्जेक्ट होता है उसका निर्माण होता है। फिर उसके बाद में अपन 4 तरह के मेथड्स और पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला हो गया फ्यूज़न। फ्यूज़न को अपन विलीकरण बोलते हैं। तो विलीकरण से जो सब्जेक्ट का निर्माण होता है वो भी बेसिक सब्जेक्ट का निर्माण होता है, लेकिन जो बेसिक सब्जेक्ट में अपना मेन बेसिक और नॉन बेसिक, मेन बेसिक सब्जेक्ट था उनका उसमें निर्माण होता है।
फिर दूसरा अपना हो गया डिस्टिलेशन, जिसको आशवन कहा जाता है। उसके बाद में अपने क्लस्टरिंग पढ़ा और फिर एक एग्लोमेरेशन पढ़ा। तो ये 5 तरह के मेथड अपने पढ़ लिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं लेमिनेशन के बारे में। लेमिनेशन से अपने सब्जेक्ट का निर्माण होता है, वो होता है कंपाउंड सब्जेक्ट। तो कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में अपन ने जो पिछली क्लास हुई थी अपनी, उसके अंदर अपन ने डिटेल से पढ़ा था। तो कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें एक बेसिक सब्जेक्ट होता है और बेसिक सब्जेक्ट के साथ में कोई आइसोलेट जुड़ा होता है। यानी कि जो बेसिक सब्जेक्ट होता है उसको एक स्पेशल सब्जेक्ट के अंदर बनाएं या फिर स्पेशल चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वो एक कंपाउंड सब्जेक्ट बनता है अपना। वो अपन अभी लेमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन पिछली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो इसके अंदर अपन बात करें कि लेमिनेशन है, जो लेमिनेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेमिनी शब्द से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली जो कैटलॉग के बारे में पूछा गया था कि कैटलॉग शब्द है वो किस शब्द से बना है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेमिनी शब्द से हुई है। फिर उसके बाद में अपन डेफिनेशन देखें तो लेमिनेशन एक ओवर लेयरिंग पहलू से बनता है। यानी कि लेमिनेशन क्या होता है कि कोई भी एक सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट, उसके ऊपर अपन एक परत चढ़ा दे किसी भी चीज़ की, मतलब किसी भी आइसोलेट की, तो उससे क्या होता है, इस तरह से एक लेमिनेशन होता है और उससे क्या है, अपना एक कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण होता है। तो आधार, जैसे रंगनाथन ने इसके बारे में क्या बोला है कि आधार परत एक मूल सब्जेक्ट होती है, बेसिक सब्जेक्ट होती है, और अन्य परत होती है वो अलग अलग विचार हैं जो एक समग्र विषय बनाते हैं, यानी कि एक कंपाउंड सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस तरह से आधार जो उसका मतलब कि जो मेन विषय होता है वो अपना बेसिक सब्जेक्ट होता है, और उसके ऊपर जो अपन आइसोलेट्स की अलग अलग विचारों की जो परत चढ़ा देते हैं उससे अपना एक कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण होता है। तो लेमिनेशन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लेमिनेशन को अपन बोलते हैं लेमिनेशन 1, और दूसरा होता है इसको बोलते हैं लेमिनेशन 2। तो लेमिनेशन 1 और लेमिनेशन 2 में क्या डिफरेंस है ये अपन देखते हैं। सबसे पहले लेमिनेशन 1 की बात करें तो इस तरह के विषय निर्माण पद्धति में एक या अधिक एकल यानी कि आइसोलेट को किसी मुख्य विषय या बेसिक सब्जेक्ट के साथ परतबद्ध किया जाता है। इससे नए यौगिक विषय यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक बेसिक सब्जेक्ट है और बेसिक सब्जेक्ट के साथ में 1 या 2 आइसोलेट्स को अपन परतबद्ध कर देते हैं, यानी कि लेमिनेशन करते हैं इसके ऊपर, उनके साथ में जोड़ते हैं, तो उससे एक नए सब्जेक्ट का निर्माण होता है, यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण होता है। तो इसको लेमिनेशन 1 कहा जाता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो अपन हरियाणा में गेहूँ की खेती, यानी कि जैसे इसके अंदर जो बेसिक सब्जेक्ट है वो क्या है, अपना एग्रीकल्चर है। यानी कि हरियाणा में गेहूं की खेती, क्या हो रहा है कि मेन क्या हो रहा है, खेती हो रही है। अब खेती कोई अपन ने स्पेशल चीज़ बताइए कि कहाँ पे खेती हो रही है, हरियाणा के अंदर, और किस चीज़ की खेती हो रही है, गेहूं की। तो इसके अंदर जो बेसिक सब्जेक्ट है वो अपना बनेगा एग्रीकल्चर, क्योंकि खेती से लास्ट इस पर कहाँ जा रही है बात की, खेती के ऊपर जा रही है। जो सब्जेक्ट है वो खेती के ऊपर जा रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर जा रहा है, कृषि के ऊपर जा रहा है। तो हरियाणा में गेहूं की खेती, तो यानी कि एग्रीकल्चर अपना बेसिक सब्जेक्ट हो गया। और इसके अंदर जो आइसोलेट्स हो गए वो एक तो गेहूं हो गया, यानी कि गेहूं के बारे में बात हो गई, फिर उसके बाद में हरियाणा के बारे में बात हो गई, और एक खेती के बारे में। तो खेती तो अपना एग्रीकल्चर हो ही गया, और हरियाणा और गेहूं 2 इसमें आइसोलेट्स हो गए। फिर उसके बाद में अपन सेकंड एग्जांपल देखें, वो है हृदय रोगों का उपचार। यानी कि इसमें जो बेसिक सब्जेक्ट हो गया वो अपना क्या हो गया, मेडिकल से रिलेटेड हो गया। यानी कि इसमें जो है अपने ट्रीटमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो ये मेडिकल साइंस जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड हो गया। और उसके अंदर किसके मेडिकल मतलब किसकी चिकित्सा के बारे में बात की जा रही है, तो ये हृदय रोग जो होता है अपना हार्ट डिजीज़ है, उसके बारे में उसके जो ट्रीटमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो ये हृदय यानी कि हार्ट रोग डिजीज़ और उपचार यानी कि ट्रीटमेंट, ये आइसोलेट्स हो गए अपने। तो इस तरह से एक बेसिक सब्जेक्ट होता है। इसके जो उदाहरण है उससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आपके जो एक बेसिक सब्जेक्ट है उसके ऊपर इन्होंने क्या कर रखा है, आइसोलेट्स की परत चढ़ा रखी है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट बनते हैं उसमें लेमिनेशन 1 का यूज़ होता है। फिर अपन देखें सेकंड जो लेमिनेशन 2 है, उसमें क्या होता है, इस विधि के अंदर 2 या 2 से अधिक एकल आइसोलेट्स के मुख्य वर्ग किसी प्राथमिक विषय के साथ मिलकर यौगिक विषय बनाते हैं। यानी कि इस तरह के, एक तो लेमिनेशन फर्स्ट के अंदर अपन ने क्या देखा कि एक बेसिक सब्जेक्ट था, उसके ऊपर आइसोलेट्स जो कि उसको एक स्पेशल अर्थ देने के लिए यूज़ होते हैं आइसोलेट्स, वो एक बेसिक सब्जेक्ट के ऊपर आइसोलेट्स को यूज़ कर रहे थे अपन, और एक नए सब्जेक्ट का एक नए रूप का निर्माण हुआ था उसके अंदर। और अपन इसके अंदर देखते हैं लेमिनेशन 2 के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि 2 अलग अलग आइसोलेट्स होते हैं, जैसे कि अर्बन हो गया और एक अपना यूथ हो गया। तो इन दोनों को मिलने से एक कंपाउंड सब्जेक्ट्स का अपना निर्माण हो रहा है। फिर अपन देखें इंजीनियरिंग कॉलेज लाइब्रेरी, तो ये जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई एक तो, और एक लाइब्रेरी हो गया, तो ये 2 आइसोलेट्स के आपस में मिलने से
एक सब्जेक्ट का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से अपन ने लैमिनेशन 1 और लैमिनेशन 2 ये दोनों सब्जेक्ट से अपने कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण होता है इन दोनों विधियों से। तो ये अपन ने देख लिया। फिर अपन लास्ट जो अपनी विधि है वो है लूज असेंबल शिथिल समुच्चय, इसके बारे में अपन देखेंगे। और इससे जो होता है अपने लास्ट जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है जो कि मिश्रित विषय होता है उसका निर्माण होता है। तो अपन देखते हैं लूज असेंबल क्या होता है। इस विधि के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक विषयों, पहलुओं या विचारों का मिश्रण होता है, यानी कि 2 सब्जेक्ट्स का मिश्रण होता है इसके अंदर। और विभिन्न घटकों के मध्य संबंध निर्माण के परिणाम स्वरूप एक नया जटिल विषय निर्मित होता है, यानी कि एक नया कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट यहाँ पे निर्माण होता है। जब 2 विषय अलग अलग विषय है उनके बीच में अपन कोई रिलेशन बनाते हैं, उनका आपस में योग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक जो नए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण होता है। अब ये इस तरह से नहीं है जैसे कि मान लो आपने देखा था कि फ्यूज़न है, फ्यूज़न के अंदर भी 2 विषय मिल रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि अपना एक नया विषय बन रहा है। लेकिन उसके अंदर जो विषय बन रहा है, जैसे मान लो बायोलॉजी था, उसके अंदर अपन देखा था कि एक तो बायोलॉजी था और एक केमिस्ट्री था, तो उससे बायोकेमिस्ट्री बना। लेकिन उसके अंदर क्या था, जो बायोकेमिस्ट्री है वो एक पूरा एक प्रॉपर नया सब्जेक्ट बन गया। लेकिन इसके अंदर जो होता है लूज असेंबल में या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में, तो उसमें क्या होता है दोनों सब्जेक्ट का इंडिविजुअल अपनी पहचान होती है, दोनों का बस संबंध दिखाया जाता है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के अंदर। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊंगा आगे तो उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे। फिर अपन बात करें कि प्रतिपादन किसने किया, तो रंगनाथन द्वारा 1950 में किया गया था। यानी कि रंगनाथन ने लूज असेंबल का एक तरह की लूज असेंबल के बारे में बताया था, लेकिन 1971 में इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। यानी कि जो नील मैगन थे उन्होंने बाद में जब इसका डिवीज़न करा तो उन्होंने 1971 में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लूज असेंबल 1, 2 और 3। ठीक है, और उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो अपन अभी देखेंगे। तो इसके अंदर देख लो आप, ये जैसे एक मान लो एक सब्जेक्ट हो गया, एक आइडिया हो गया, ये दूसरा सब्जेक्ट आइडिया हो गया, और इन दोनों के मिलने से अपना एक न्यू कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण हो गया। तो ये दोनों जो मिल रहे हैं तो दोनों की अलग अलग इंडिविजुअलिटी है, अपनी पहचान है, ये आपस में बिल्कुल मिक्स नहीं हो रहे हैं, ये बस आपस में जुड़े हुए हैं कि कोई ना कोई रिलेशन से, कोई ना कोई डिफरेंस से आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण होता है। अब देखते हैं अपन लूज असेंबल 1, जिसको अपन बोलते हैं इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। इसको इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन भी बोला जाता है और लूज असेंबल 1 भी इसका नाम है। तो फिर अपन पहले सबसे पहले डेफिनेशन देखें इसकी। जब एक विषय का दूसरे विषय अथवा उसके उप विभागों से संबंध होता है तो इसे शिथिल संग्रहण कहा जाता है। इस विधि में 2 या 2 से अधिक विषयों का उसके पारस्परिक संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें 2 विषय होते हैं, 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके रिलेशन के बारे में अध्ययन किया जाता है लूज असेंबल 1 या इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन के अंदर। फिर इसके बाद में अपन देखें कि अर्थात दोनों विषयों का मेन क्लासेस अलग अलग होती है। यानी कि दोनों मेन क्लासेस का मतलब है, मेन क्लासेस बेसिकली सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। तो जैसे दोनों सब्जेक्ट ही अलग अलग है तो उनकी मेन क्लासेस भी अलग अलग होगी और उनके मध्य संबंध दिखाई दे तो वहाँ इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन होता है। यानी कि 2 विषयों का मेन क्लास अलग अलग हो और उनके मध्य संबंध दिखाई दे तो वहाँ इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन होता है। यानी कि अपन एग्जांपल से समझे तो यहाँ पे अपन देखते हैं रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड रिलीजन। अब फिलोसफी है वो अपना एक अलग सब्जेक्ट है, रिलीजन अपना एक अलग सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर अपने जो ये सब्जेक्ट बना है रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड रिलीजन, तो ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण होता है। अब ये फिलोसफी और रिलीजन आपस में मिलके कोई एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं बना रहे कि इन दोनों की आपस में पहचान खो रही है, नहीं, ये सिर्फ आपस में संबंध बता रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड रिलीजन। फिर इसके बाद में अपन बात करें कि एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स, तो ये भी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इनको अलग भी किया जा सकता है। और इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन पॉलिटी, तो इसमें भी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बस इनके बीच में जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है वो उसमें दिखाया जा रहा है। तो ये हो गया अपना। इन दोनों की मेन क्लास है, जो अपन जैसे भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग मेन क्लास में डिवीज़न करते हैं अपन। कॉलम क्लासिफिकेशन या फिर डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, उनमें अलग अलग मेन क्लास बनती है। तो इस तरह से 2 अलग अलग सब्जेक्ट होंगे तो उनकी मेन क्लास भी अलग अलग होगी। फिर अपन उसके बाद में दूसरे तरह की लूज असेंबल्स की बात करें तो उसके अंदर अपना होता है इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन। पहले वाला था अपना इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, फिर उसके बाद में अपन बात करें इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन। अब जो फैसेट क्या होता है, जैसे कि मान लो एक सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट तो अपने अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि अपना केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। तो फैसेट क्या होता है, उसके अंदर और डिवीज़न होता है। जैसे कि मान लो रिलीजन है अपना, एक अपना सब्जेक्ट है रिलीजन, धर्म, तो धर्म के अंदर भी अपने कई तरह के धर्म हो गए, जैसे मान लो हिंदू धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया,
मुस्लिम धर्म हो गया। तो ये क्या होता है कि इनका जो और डिवीज़न होता है उससे फैसेट का निर्माण होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैन, बुद्ध, ये अलग अलग धर्म हो गए। अपने जैन धर्म है तो उसके अंदर दो तरह के अलग अलग धर्म होते हैं, एक श्वेतांबर जैन हो गए, एक दिगंबर जैन हो गए। तो इस तरह से इनका अलग और आगे तक डिवीज़न होगा तो उसको अपन एरे या फिर आइसोलेट कहते हैं। तो ये एक तो मेन सब्जेक्ट हो गया रिलीजन, फिर उसके अंदर जो और डिवीजन्स हो गए तो उसको फैसेट कहा जाता है। तो ये जो लूज असेंबल सेकंड है वो इंट्रा फैसेट फेडरेशन कहा जाता है। तो इसके एक इसमें क्या होता है, जैसे पहले वाला था उसमें दो अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, और इसमें जो रहेगा इसमें सब्जेक्ट एक ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर के जो डिविजन्स होते हैं, अंदर जो फैसेट होते हैं उनके अंदर रिलेशन दिखाया जाएगा। तो इसमें अपन देखते हैं, जब एक ही मेन क्लास या विषय के दो या दो से अधिक फैसेट के में संबंध दिखाई दे तो इसे इंटरफैसेट फेडरेशन कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे एक सब्जेक्ट हो गया अपना रिलीजन, रिलीजन के अंदर दो फैसेट हो गए, एक हो गया जैन धर्म, एक हो गया बौद्ध धर्म। तो ये एग्जांपल से समझ सकते हो रिलीजन, तो आप एग्जांपल समझ सकते हो रिलेशन बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म, निराला एंड सुमन कॉम्परेटिव स्टडी। ये आप देख सकते हो, ये दोनों लिटरेचर उससे रिलेटेड ही है, निराला और सुमन। तो इनके बीच में जो मतलब स्टडी की जाएगी अपनी, यानी कि इन दोनों के बीच में जो संबंध से रिलेटेड स्टडी की जाएगी अपनी, तो उसको अपन बोलेंगे अपना इंट्राफेसेट फेडरेशन। यानी कि एक दो तरह का अपन अभी तक दो तरह के अपन ने लूज असेंबल की बात करी है। पहला था अपना इंट्रा सब्जेक्ट फेडरेशन और दूसरा है इंट्रा फैसेट फेडरेशन। तो इंट्रा सब्जेक्ट के अंदर तो अपने दो सब्जेक्ट थे, दोनों सब्जेक्ट के बीच में संबंध के बारे में बात की जा रही थी। फिर जो अपना सेकंड तरह का लूज असेंबल है उसके अंदर एक सब्जेक्ट तो एक ही है, तो उस सब्जेक्ट के जो अलग अलग पार्ट्स है, जो अलग अलग डिविजन्स है, उनके बीच में रिलेशन के बारे में स्टडी की जा रही है। फिर अपना तीसरा तरह का है लूज असेंबल 3, जिसको अपन बोलते हैं इंट्रा एरे फेडरेशन। अब इसके अंदर क्या है, इंट्रा एरे फेडरेशन के अंदर इस विधि के अंतर्गत एक पक्ष के पंक्तिबद्ध एक लो, यानी कि जैसे कि अपन ने एक सब्जेक्ट, अभी तो दो सब्जेक्ट के बारे में देखा, फिर उसके बाद में अपन ने फैसेट के बारे में रिलेशन देखा। फिर एक फैसेट जैसे कि जैनिज़्म में है, तो जैनिज़्म के अंदर ही अपन ने दिगंबर श्वेतंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको अपन बोलते हैं एरे अलग। मतलब उसके अंदर एक तो फैसेट हो गया, फैसेट के अंदर जो होता है उसको एरे या आइसोलेट बोला जाता है। तो उनके बीच में जो संबंध है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे या फिर संबंध देखेंगे, तो उसको अपन लूज असेंबल 3 या फिर इंटर एरे फेडरेशन कहेंगे। तो इस विधि के अंतर्गत एक पक्ष के पंक्तिबद्ध एक लो एरे आइसोलेट के परस्पर संबंध को दर्शाया जाता है। यानी कि एक ही मेन क्लास हो गई, मेन क्लास यानी कि एक ही सब्जेक्ट एक हो गया, और उसके एक ही फैसेट, एक ही पक्ष, यानी जैसे कि जैनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, उनके दो आइसोलेट्स यानी कि दिगंबर श्वेतंबर के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये इसके अंदर होता है। अब इसके एग्जांपल्स देखें तो पुरुष और महिला मनोविज्ञान, यानी कि जो अपना मेल और फीमेल साइकोलॉजी है उनके बारे में अपन ने अध्ययन करा, तो अपना ये इंट्रा एरे फेडरेशन हो गया। फिर अपन ग्रामीण और शहरी जीवन के मध्य अंतर देख रहे हैं, विश्वविद्यालय पुस्तकालय और अनुसंधान पुस्तकालय, इनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो ये मतलब कि एक ही सब्जेक्ट से और एक ही फैसेट के अंदर के दो आइसोलेट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये अपना कहलाता है इंट्रा एरे फेडरेशन। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी आज की क्लास, कि अपन ने कितने कई तरह के अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में अपन ने बात करी, और इन सब्जेक्ट्स के बारे में अपन देखा कि कौन सी विधि से कौन से तरह के सब्जेक्ट्स का निर्माण होता है। तो आपको ये आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हर साल 5 क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए थे, 5 से 6 क्वेश्चन, और पिछले पेपर में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो नेक्स्ट जो पेपर होगा उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये अच्छे से ध्यान देना है इसके अंदर। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और बाकी अगर आपको ऐसी क्लासेस और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको इस क्लास में ऐसी क्या चीज़ थी जो पसंद नहीं आई या पसंद आई हो, तो उसके बारे में आप बता देना मुझे। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसके ऊपर मैं इसके रिलेटेड जो PDF रहेगी उस अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। और जो अपनी अब तक अपनी 3 क्लास हो गई है सब्जेक्ट के बारे में, तो इनसे रिलेटेड जो MCQ वाली क्लास रहेगी वो मैं हो सकता है कि मैं कल तक अपलोड कर दूं बना के, तो उस क्लास को भी आपको ज़रूर देखना है। उसके अंदर अपन डिटेल में MCQs देखेंगे इसके, कि जो PYQs जो पुराने पेपर्स में क्वेश्चन आए थे और नए जो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो अपन डिटेल से देखेंगे। तो उस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।